नमस्कार, आप देख रहे हैं आधी दुनिया पूरी बात और मैं हूं आपके साथ तस्नीम खान। आज हम एक और महिला मुद्दा लेकर आए हैं जिसमें एक रेसलर को ससुराल वाले दहेज के नाम पर घर से बाहर निकाल देते हैं। एक महिला जज पति के हाथों पिटती रहती है, महिला पहलवान न्याय के लिए रोती हैं और समाज तो क्या सरकार भी चुप बैठी रहती है। ये बड़े सवाल हैं हमारे देश और समाज के लिए। अगर आप और हम ये सोचते हैं कि आर्थिक सशक्तिकरण के रास्ते हम स्त्री मुक्ति की मंजिल पा सकते हैं तो ये भ्रम अब टूट चुका है। ऐसे मामलों को देखकर जिन महिलाओं को हम देखते हैं कि वे सशक्त हैं, वे मील का पत्थर हैं, हमारी प्रगतिशीलता का तमगा है, तो ये वाकई भ्रम है, क्योंकि हम इस बात से भी अनजान नहीं हैं कि ये सशक्तिकरण भी अब कथित ही रह गया है। क्यों ये महिलाएं भी उसी पितृसत्ता से पिट रही हैं जिसे खत्म करने हम आगे बढ़े थे। हम ये बात क्यों कर रहे हैं, जानने के लिए पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। ये है रानी राणा, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी। 4 साल पहले नेशनल रेसलिंग में 55 किलोग्राम के वजन और अंडर 23 आयु वर्ग में गोल्ड जीतकर स्वर्णिम सफलता को हासिल करने वाली वो मध्य प्रदेश की पहली महिला पहलवान बनी। अपने देश प्रदेश में नाम कमाने वाले रानी राणा लड़कियों के लिए रोल मॉडल है। लड़कियां उनकी तरह मैदान में जीतने के ख्वाब देखती हैं। यही नहीं, वो ग्वालियर जिला प्रशासन के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी है। चलिए सुनहरे इतिहास रचने वाली युवती की जिंदगी का दूसरा पहलू भी सुनाते हैं। हाल ही 6 अगस्त को रेसल रानी राणा ने मुरार थाने में पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना के बाद घर से निकाले जाने का मामला दर्ज करवाया है। रानी राणा के मुताबिक वो घरेलू हिंसा व दहेज प्रताड़ना की शिकार हुई है। उनके पति ने जिम खोलने के लिए मायके से 5 लाख रुपए नहीं लाने पर मार पीट कर कुश्ती खिलाड़ी को घर से निकाल दिया है। रानी राणा ने पुलिस जन सुनवाई में भी पहुंचकर मामले की जानकारी अधिकारियों को दी, जिसके बाद अधिकारियों ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस दूसरे केस के बारे में जानते हैं तो ये 2019 का, लेकिन कुछ ऐसा ही है कि महिला सशक्तिकरण के हर पहलू रौनता दिखाई पड़ता है। 6 मई 2019 के दिन हरियाणा के यमुनानगर जिले में एक महिला जज ने, गौर कीजिए, महिला जज ने पति पर उसकी हत्या की कोशिश का केस दर्ज करवाया। उसका कहना था कि एडवोकेट पति ने उसके साथ कई बार मारपीट की और जान से मारने की कोशिश की गई। इसके बाद महिला जज को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उससे मारपीट इस हद तक की गई कि किसी तरह हाथ जोड़कर वो अपनी जान बचा पाई। शिकायत के अनुसार वर्ष 2016 में उसकी नियुक्ति न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद हुई थी। 2017 को चंडीगढ़ निवासी एडवोकेट से शादी हो गई। शादी के बाद से ही पति वेतन के हिसाब के लिए गाली गलौज करता था। पीड़िता के मुताबिक पति को उसका पूरा वेतन चाहिए होता था। इस देश में जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा अभियान जोरों पर चल रहा हो, वहां समाज का सलूक बेटियों के साथ किसी तरह नहीं बदला है। बहू के तौर पर किसी भी महिला के साथ वही सलूक किया जाता है जो हम दशकों से सुनते आ रहे हैं। फिर चाहे वो बहू IPS हो, जज हो, रेसलर हो या किसी भी पद पर। महिला सशक्तिकरण का जो सपना आर्थिक सशक्तिकरण के रास्ते हमने देखा था, ये घटनाएं उस सपने पर कालिक मलती हैं और हम कई साल पीछे धकेल दिए जाते हैं। कोई समाज की सोच बदलने का अभियान चलाया जाए, नहीं तो आने वाले 100 सालों तक भी यही खबरें अखबारों, टीवी चैनलों, डिजिटल मीडिया की सुर्खियां बनती रहेंगी। बाकी जंतर मंतर पर एक सांसद द्वारा किए यौन उत्पीड़न के खिलाफ भारत की महिला पहलवानों का धरना भूला नहीं जाना चाहिए। पत्रिका टीवी के लिए तस्नीम खान की रिपोर्ट। ये जो घटनाएं हैं सिर्फ एक उदाहरण है, जबकि हम समाज पर देखते हैं तो एक बड़े स्तर पर ऐसा ही महिलाओं के साथ हो रहा है। तो किस दिशा की ओर हमारा सशक्तिकरण जाना चाहिए था, क्योंकि आर्थिक सशक्तिकरण को यहाँ पर हम देख रहे हैं वो महिलाओं के खिलाफ ही जा रहा है। तो इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर विद्या जैन जी और प्रोफेसर अलका शर्मा जी। आप दोनों का स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में। नमस्कार। अलका जी, यही सवाल कि जो ख्वाब हमने देखा था महिला सशक्तिकरण को लेकर कि शिक्षा मिलेगी, उसके बाद नौकरी मिलेगी, तो महिलाएं किसी तरह से सशक्त होंगी और उनके साथ जो हिंसा का रेशियो है वो या तो बहुत कम हो जाएगा या फिर नहीं होगी हिंसा, लेकिन बिल्कुल उलट हो रहा है। तो आप क्या मानती है, क्या पैटर्न होना चाहिए आगे बढ़ने का?
तस्नीम जी, आप सही कह रही हैं। जितना हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उतने ही इस तरह के केसेस सुनने को आते हैं जिनका आपने अभी उदाहरण दिया। चूँकि मैं एक बहुत बड़े महारानी महाविद्यालय से जुड़ी हुई हूँ और काफ़ी बरसों तक वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी किया है, तो मैं बहुत करीब से देख पाई हूँ कि बहुत सी बच्चियाँ जो रूरल क्षेत्र से आती हैं और पढ़ना चाहती हैं, लेकिन गाए बगाए वही जो पितृशक्ति कहिए या पुरुष शक्ति कहिए या पुरुष समाज कहिए, वो कहीं ना कहीं उसको पीछे भी धकेलता है। पढ़ाते भी हैं लेकिन अपना दबदबा रखते हैं। ये मेरा एक मोटा मोटा नज़रिया रहा है अपने छोटे से एक्सपीरियंस के उसमें। पर मुझे लगता है कि हम सिर्फ महिलाओं को सशक्तिकरण करें, यही नहीं होना चाहिए, यही काफ़ी नहीं है, क्योंकि मेरा समाज दोनों तरफ से बैलेंस्ड है। मैं समाज में अगर बात करती हूँ तो पुरुष भी है और महिला भी है। तो जब महिला सशक्तिकरण से हम इतना आगे नहीं बढ़ पाए, तो मेरा मानना है, और जैसा मैं अपने एक्सपीरियंस के दौर पे देख पाई हूँ, जब तक हम पुरुषों को उतना ही प्रशिक्षित कहें या उनको शिक्षित नहीं करें, और शिक्षित से सिर्फ आखिर ज्ञान नहीं होता है, उनकी मानसिकता खुलनी चाहिए, उनका जो एक सोच है उसका दायरा बढ़ेगा नहीं, तब तक हम इस दिशा में उतना चेंज नहीं ला पाएंगे। ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। आपसे जब बात हुई थी इस विषय के बारे में, तो मैंने जब थोड़ा सा इसमें और डीप खंगाला तो पाया कि अगर हम ग्लोबली देखें, ग्लोबली नहीं, हम देश की बात करें यदि, तो करीब करीब 100 में से 32 केसेस, ये गौर फरमाने की बात है कि 32 केसेस ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ दहेज के आधार पे हम कह सकते हैं प्रताड़ित महिलाओं के हैं। यानी अगर 100 महिलाएं शादी कर रही हैं तो उनमें से 32 महिलाएं बाद में ऐसे केसेस में परिवर्तित हो रही हैं। और ये भी वो केस हैं जो हमारे सामने आए हैं। और करीब करीब 19 केस ऐसे होते हैं प्रतिदिन जो महिलाएं कहीं ना कहीं प्रताड़ित होकर के अपना केस या तो लेके आती हैं, या जैसा भी आपने कहा बहुत सारे केसेस तो सामने आते भी नहीं हैं। तो इनका सबसे मुख्य तो हमारे समझ में यही आता है कि हम अपने, जिनको हम अर्धांगिनी कहते हैं या साथी कहते हैं, कंपेनियन कहते हैं, चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो माँ हो, पिताजी हो या भाई हो, बहन हो, जब तक दूसरा पक्ष उतना खुले विचारों वाले नहीं होंगे और एक महिला को सिर्फ महिला ना समझ के, वस्तु ना समझ के, उसको भी उतने ही शिद्दत के साथ एक ब्रेन पावर समझ के काम नहीं करेंगे, तब तक इस चीज़ में दिशा। यहाँ पर हम देखते हैं इन मामलों में जो सबसे बड़ी बात आती है वो दहेज की बात आती है। जबकि हम इतना आगे बढ़ गए हैं, हमारा देश विश्व में आगे बढ़ रहा है, आर्थिक उन्नति कर रहा है, उसके बावजूद भी विद्या जैन मैम, आप क्या कहेंगी कि दहेज जैसी जो है कुरीति, हमने कहा है, बचपन से किताबों में पढ़ा है कि ये देना और लेना दोनों ही कानूनन जो है वो ठीक नहीं है। इसके ऊपर कई सारी जो है हम केस भी दर्ज करवा सकते हैं और इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि ये जो दहेज देना और लेना जो है वो फैशन बनता चला आ रहा है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? मैं सोच रही थी तस्नीम, क्योंकि कुछ घटनाएं आपने बताई, थोड़ी सी बात अलका जी ने की, एक बृहद पिक्चर अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में असमानता हर स्तर पे, कास्ट, क्लास, कम्युनिटी, एथिनिटी, रिलीजन, इसके नाम पर असमानता होती है, पर महिलाओं को अतिरिक्त झेलना पड़ता है क्योंकि वो महिला है। तो ये जो असमानता का दौर है, चाहे अनचाहे इतनी सारी क्रांतियों के बावजूद भी हम समाप्त नहीं कर पाए हैं। और महिला को हथियार बना के, उपकरण बना के, जब भी किसी को सबक सिखाना है, किसी कम्युनिटी को, किसी एथनिक ग्रुप को, मणिपुर में भी आपने देखा, तो महिला को बहुत आसानी से हथियार बनाया जाता है। इतना डेटा भरा पड़ा है पूरे ग्लोबल लेवल पे। आपने कहा कि जब सशक्तिकरण होगा, उदारीकरण होगा, महिलाएं शिक्षित होंगी, उनके पास रोजगार होगा, तो शायद पिक्चर थोड़ी ब्राइटर होगी। पर आपको अनेकों उदाहरण अमेरिका में, यूरोप में, उस विकसित देश जिसको आप कहते हो, वहाँ भी पढ़ी लिखी औरत, वो औरत प्रोफेसर हो सकती है, डॉक्टर हो सकती है, इंजीनियर हो सकती है, कभी ना कभी जीवन काल में डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है, रेप विद इन मैरिज का शिकार होती है। मैंने महारानी कॉलेज में मैं भी वर्षों तक रही, लड़कियां अपने जीवन काल में एक ना एक बार मॉलस्टेशन और ईव टीजिंग का शिकार होती है। कोई उसकी चुन्नी खींच गया,
कोई एक गलत फप्ती कस के चला गया और उसमें वो पूरा उसका कॉन्फिडेंस लड़खड़ा जाता है। तो इस समस्या को जो एक, और आपने जो दहेज की बात की, निश्चित रूप से हमें लगा जब हम आज़ाद हुए और गांधी के नेतृत्व में आज़ाद हुए तो गांधी हमेशा कहते थे विमेन इश्यूज आर नॉट विमेन इश्यूज, दे आर नेशनल इश्यूज। जब राष्ट्र सशक्त होगा तो और वर्ग जैसे सशक्त होते हैं, महिलाएं भी सशक्त होगी, उनके पास शिक्षा होगी, रोजगार होगी, बराबर का अधिकार होगा। पर हिंदुस्तान में मुझे लगता है तस्वीर शायद उलट गई है। फ्यूडल से ग्लोबल तक आते आते स्थितियां बद से बदतर हुई है। कभी लगता है वो फ्यूडल एज ही ठीक थी, जब पर्दे में रहते थे, पुरुष के नियंत्रण में थे, कम से कम सुरक्षित तो थे। अब तो बाजार में खड़े हैं सरेआम। और आपको मैं बताऊं तस्नीम, आपको दुख होगा क्योंकि आप युवा वर्ग को रिप्रेजेंट करती हैं, लड़कियां अब ये डिसीजन भी लेने लगी है कि लेट अस लीव द जॉब्स, गो बैक टू द सेफ पेरिफेरीज ऑफ होम्स। अगर चीज़ें इतनी असुरक्षित है, क्योंकि जो मल्टीनेशनल्स में काम करती हैं लेट आवर्स में घर लौटती हैं, तो वर्क प्लेसेस पे भी उनको कुछ भुगतना पड़ता है। कभी लिफ्ट में बॉस ने कुछ कह दिया और फिर रात को के आधी रात को जब 12 बजे 11 बजे, आप लोग पत्रकार भी बहुत विषम आवर्स में काम करते हो, तो बड़ा मुश्किल है। दहेज का जो आपने स्पेसिफिक सवाल उठाया, सिर्फ एशिया के संदर्भ में ये सवाल है, हाँ, पूरी दुनिया में क्या है दहेज। आपने इतनी बना बढ़ा के लड़की खड़ी करके, एक अलका की तरह एक प्रोफेसर, एक पढ़ती लिखती कमाऊ, उसके साथ आपको दहेज भी चाहिए और फिर आप संपत्ति का अधिकार भी लिया है। पर लड़कियां आजकल पीहर से बिगाड़ना नहीं चाहती और संपत्ति में भी अपना हक नहीं जमाती है। कोई प्यार से दे दे, सम्मान से दे दे तो ठीक है, और कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं, और दहेज का प्रश्न वहीं का वहीं खड़ा रहता है। और जलाने की तो कमाल की बात है। वॉयलेंस को, सेक्स वॉयलेंस और पावर का ऐसा गठजोड़ है, इसी को पितृसत्ता कहते हैं। आप पूरा टेक्स्ट देखो तस्नीम, औरत को हमेशा वो सती है, वो उल्टा है, वो छोड़ी गई है, वो परित्यक्ता है, वो तलाकशुदा है, वो विधवा है, उल्टा है। मतलब कोई कुलट नहीं होता पुरुष। महिलाओं के आधार पे उसके इर्द गिर्द हमने नैतिकता रच दी और महिला और मातृत्व का इतना महिमा मंडन किया गया। जैसे माँ बनना, नहीं माँ बनना बहुत शान की बात है, पर पिताजी कहाँ है इस परिदृश्य में, वो क्यों नहीं मदद करते। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ फैमिलीज बहुत बड़े प्रश्न हैं, बहुत बड़े प्रश्न हैं। और वही पितृसत्ता जो बार बार मुंह, और उसका तरीका एक है, पितृसत्ता का उलट है सशक्तिकरण। आप महिलाओं को शेयर दो पावर में, डिसीजन मेकिंग में, ऊंचे पदों पे बिठाओ, कैबिनेट में, संसद में, असेंबलीज में, यूनिवर्सिटी में 0.3% विमेन आर वाइस चांसलर्स। वो प्रोफेसर है मेरी और अलका की तरह। उच्चतम शक्ति और सत्ता के गलियारों में महिलाओं की पदचाप सुनाई नहीं देती। पितृसत्ता का विलोम क्या है? शक्ति। महिलाओं के हाथ में शक्ति नहीं है, श्रम है सिर्फ। वो नर्स, स्टेनो, टाइपिस्ट, एंकर में आपकी मेरी तरह टीचर है, पर वो सशक्त नहीं है। बिल्कुल, सशक्तिकरण जब तक नहीं होगा, लीडिंग जो है पोजीशन वो नहीं दी जा रही। अलका मैम, आप ही की बात को मैं यहाँ पर आगे बढ़ाती हूँ। केस की हम बात कर रहे थे तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का ये कहना है कि महिलाओं के प्रति जितनी भी हिंसा होती है उनमें से सिर्फ 1% महिलाएं ऐसी होती है जो कि वो दर्ज करवा पाती हैं उसको, और 99% जो केस हैं वो बिना दर्ज हुए यहाँ पर रह जाते हैं। और आपकी दूसरी बात मैं यहाँ पर रखूंगी कि जैसा कि कहा कि हम महिलाओं को ही क्यों शिक्षित करें, पुरुष क्यों ना हो। तो जैसा कि हर स्कूल कॉलेज में मेरा ये हमेशा कई बार सवाल होता है लोगों से कि हर स्कूल कॉलेज में सरकार की तरफ से, कई एनजीओ की तरफ से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चियों को दी जाती है। तो ऐसा कोई अभियान सरकार जो है वो बेटों के लिए क्यों न चलाए जिसमें वो संवेदनशील बनाए, या व्यवहार उनका जो है महिलाओं के प्रति कैसा हो, बच्चियों के प्रति कैसा हो। इस पर आप क्या कहेंगी, कितनी जरूरी है ऐसी शिक्षा? बहुत खूबसूरत और बहुत संवेदनशील बात आपने उठाई है कि जब तक हम अपनी ऊपर की परत को यानी संवेदनशीलता को नहीं परखेंगे, नहीं उसको मजबूत बनाएंगे या उतना पावरफुल नहीं बनाएंगे, तब तक हम समाज में कोई परिवर्तन की उम्मीद नहीं रख सकते। जहाँ तक आपकी बात है सरकार की ओर या समाज की ओर, तो मेरा मानना है कि सरकार की ओर से हम शायद इसको इतना सशक्त ना कर पाएँ। मेरा मानना है, ऐसा हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरे बहुत सारे साथी इस बारे में रजामंदी ना रखें। हम समाज से शुरुआत कर सकते हैं, और समाज की जब बात आती है तो क्यों नहीं हम घर से शुरुआत करें। परवरिश के दौरान ही यदि हम इस संवेदनशीलता को, जड़ों को वहीं बैठा दें, शुरुआत कर दें, तो मुझे लगता है कि शायद
एक एक करके कहीं ना कहीं परिवर्तन आएगा। हमारी जब परवरिश होती है तो ये कहा जाता है ये बेटा है ये बेटी है। ऐसा क्यों? क्या वो दोनों बच्चे नहीं हैं? और जब बच्चे हैं तो क्या समान परवरिश नहीं है? और ये जो डिफरेंस है होते होते उस तक पहुंचता है कि जब हम स्कूल करें या कॉलेज करें, हायर एजुकेशन करें, जॉब में आए, फील्ड में आए, तो इतना कुछ बढ़ चुका होता है कि वो एक पुरुष और महिला के अलावा कुछ नहीं रहता है। हम ब्रेन पावर की बात क्यों नहीं करते हैं? हम ये क्यों नहीं कहते हैं दे आर द हेड्स? और जब वो समानता की बात आएगी तो शायद मुझे लगता है कि कुछ परिवर्तन आने की उम्मीद है। आपने बहुत एक संवेदनशील बात और कही है कि जो दर्ज कराने वाली बात, मैम ने अभी एक बात कही, विद्या मैम ने बहुत सोचने वाली बात कही है कि कोई भी ऐसी बच्ची नहीं है, मैं मैम की बात को और मजबूती से कहूँगी, इस धरती पे जो कभी अपने पूरे जीवन में एक बार भी प्रताड़ित ना हुई हो। प्रताड़ित शब्दों द्वारा, हम ज़रूरी नहीं है कि चुन्नी खींचें तो ही इसको प्रताड़ना माने। आते जाते फब्दी जब कसी जाती है तो वाकई उसका मोरल डिमोरलाइज होता है, वो हिल जाती है। वो कहाँ तो बात करती है कि मैं दुनिया को बदल दूंगी, और जब उसे लगता है कि इसके बाजू वाला ही उसका फब्दी कस गया आते चलते, जो जानते तक नहीं है, और आप उसको नहीं बदल पा रहे हैं। और दर्ज कैसे कराएं मैडम? वहाँ से दर्ज कराने तक की जो रास्ता है, जो लेन है, वो इतनी कठिन लगती है, उसको उतना दुरूह लगता है कि चलिए छोड़िए, क्या दर्ज कराएंगे। बिल्कुल। यहाँ अगर हम कानून की भी बात करें अलका मैम, तो हमेशा हम देखते हैं कि कानून की भी जानकारी हम अभियान चला के लड़कियों को बताते हैं कि आपके लिए ये कानून है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लड़कों को क्यों नहीं बताते कि आप ऐसा करोगे तो आपके साथ ऐसा हो सकता है, आप जेल जा सकते हैं। मैं इसी में एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी तस्नीम जी, जब आपने जेल की बात की, हमारे यहाँ ऐसा कोई कानून क्यों नहीं है कि अगर किसी ने किसी के साथ बुरा व्यवहार किया तो उसमें बिना किसी सुनवाई के आपको दंड रहेगा ही रहेगा। अगर ये भय अगर कहीं हो तो मुझे लगता है कुछ नहीं तो 20-30% तो ये कम हो जाएंगे, क्योंकि वो उसको भय रहेगा कि अगर मैंने इस लड़की को छेड़ा या इसके साथ दुर्व्यवहार किया तो मुझे ये दंड मिलेगा। बिल्कुल। जबकि हम हकीकत में देखते हैं विद्या मैम, तो ये जो भय है कहीं नजर नहीं आता, जबकि डोमिनेटिंग नजर आती है कि एक वर्ग जो है हमें डोमिनेट कर रहा है और दूसरा वर्ग लगातार जो है वो दब रहा है। तो ऐसा क्यों? क्या मानते हैं आप कि क्या कभी रही? देखो, उस वर्ग को दोष ना दो और उसको ऐसा स्त्री विमर्श मत बनाओ कि कोई स्त्री वर्सेस पुरुष कोई बात कर रहे हैं। ये सोच की लड़ाई है, जिसको ये पितृसत्तात्मक सोच की लड़ाई, उसका शिकार पुरुष भी होता है, वो सफरर भी होता है। जब उसको आप कहते हो तू रफ और टफ है, मर्द के दर्द नहीं होता, तू रो नहीं सकता, ही इज ऑल्सो आउट ऑफ जॉब, उसको भी प्रमोशन नहीं हो रहा, वो भी दुखी है, वो भी रोना चाहता है। तो हम बचपन से जो कहते हैं राजा बेटा है, वो राजा बेटा फिर बाहर जाके पता नहीं क्या क्या गुल खिलाता है। तो ये जो परवरिश सिर्फ बायोलॉजिकल अंतर है स्त्री और पुरुष में, पर हम इस बायोलॉजिकल अंतर को सोशोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन करके, जैसे जब सेमेंदो बरुआ कहते हैं कि स्त्री पैदा नहीं होती बनाई जाती है, हम गढ़ के खड़ा कर देते हैं। तो जो राजा बेटा है, जो मैंने बहुत से पुरुष देखे जो बहुत संवेदनशील हैं, पिक्चर देखे भी रोने लगते हैं। तो ऐसा नहीं कि पुरुष वर्सेस स्त्री है, और नहीं स्त्री कोई पुरुषों से शक्ति खींच के कहीं भाग रही है। हम जो अलका बात कर रही थी, हमें हर स्तर पे काम करना होगा, समाज के स्तर पे, सरकारों के स्तर पे, कानूनों को लाकर कानूनों को लागू करने के स्तर पे, और ओरिएंटेशन ऑफ माइंड, क्योंकि वो तो अंतिम है। प्रथम पुरुष एक वचन तुझसे ही शुरुआत है। तो चेंजिंग ऑफ हार्ट ऑफ पीपल, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, उसमें बदलाव। लड़के, मुझे लगता है हम लड़कियों की देह को बहुत महत्व देते हैं, और वो लड़कों को भी लगता है कि लड़की मतलब कोई ब्यूटी का एपिटोम है, स्त्री मात्र। मीडिया इसका सबसे बड़ा कल्परेट है, निरंतर दिखाता रहता है ये क्रीम लगाओ, सुंदर होने के असंभव प्रतिमानों का पीछा करती रहती हैं लड़कियां। पूरे दिन में 2-2 खीरे खाकर वो सोचती कि वो IIT और IAS क्रैक कर लेगी, क्योंकि वो स्लिम रहना चाहती है। तो जो घंटे लड़के पुस्तकालयों में और खेल के मैदानों में व्यतीत करते हैं, लड़कियां शायद ब्यूटी पार्लर्स में खर्च करती है। तो स्त्री को देह में रिड्यूस करना, जैसे कि वो मन, मस्तिष्क, मेधा, प्रतिभा कुछ नहीं है, सिर्फ एक देह है, ये एक बहुत बड़ा कारण लगता है जो निरंतर इसको शामिल करता रहता है। और एक स्त्री बनाम पुरुष कोई किसी तरह की चीज शुरू हो जाती है, और मार्केट और मीडिया दो नए, आप बताइए पितृसत्ता के तो बहुत सारे उपकरण थे, कास्ट, कम्युनिटी, लैंग्वेज, टेक्स्ट में भरा पड़ा। आप तो साहित्य की विद्यार्थी हैं, टेक्स्ट भरा पड़ा है जो महिलाओं पे, कभी कहती है नागिन की तरह कलेजा काट लेती है, कभी कहते हैं ढोर पशु शुद्ध तब नारी। फिल्मी गाने देखिए आप,
सैया बैया ना मरोड़ो, अरे बैया क्यों मरोड़ोगे, वायलेंस क्यों लानी है हर जगह। तो हमारा पूरा टेक्स्ट तो भरा पड़ा ही पड़ा है। ये तो सब थे, अब 2 नए आ गए हैं इस पितृसत्ता के सेवक, मीडिया एंड मार्केट, और वो पूरा इस्तेमाल लड़की के शरीर का, चाहे उनको कृषि के उपकरण बेचने हैं, चाहे उनको दवाइयाँ बेचनी है, हर जगह एक आधे कपड़े पहनी हुई स्त्री को दिखा देते हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है और इसको तोड़ने की ज़रूरत तभी है जब हर स्तर पे काम किया जाए, जिसमें सबसे मुझे लगता है कि सॉलिडरिटी ऑफ वुमेन, एफिनिटी ऑफ वुमेन, बहनापा जो है, लड़कियां लड़कियों के लिए खड़ी हो। मैं जब इंटरव्यू में लेने जाती हूँ और मेरे सामने एक लड़की कैंडिडेट आती है देने इंटरव्यू, और मुझे उसके कैरियर में गैप दिखाई देता है 4-5 वर्ष का, जब उसका विवाह हुआ था, जब वो माँ बनी थी, उन 4-5 वर्षों में वो कोई पेपर पब्लिश नहीं कर पाती, कोई कुछ नहीं कर पाती। मैं उस बात को समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने भी उसको भोगा है, मेरे साथ भी ये हुआ है। पर मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, उसने 2-1 कम से कम अच्छे नागरिक इस देश को दिए। तो इस बात को समझने की और वो एक एफिनिटी को जागृत करने की ज़रूरत है। पर अफसोस ज़्यादा होता है तस्नीम, 30-40 वर्षों से स्त्री विमर्श में मैं भाग लेती रही हूँ, आपकी उम्र की थी तब से लेकर अब तक, लगता कुछ नहीं बदला, वही का वही सब चल रहा है। अलका मैम, अगर 2 लाइनों में मैं आपसे पूछूं कि आप महिलाओं को क्या संदेश देंगी छोटा सा हिंसा के खिलाफ खड़े होने का? तस्नीम, एक तो सबसे अच्छी बात ये है जो आपने कहा मैसेज देने की, क्योंकि मैसेज में सबसे बड़ी बात ये है कि महिलाएं कभी भी एक तो निराश ना हो और ये ना सोचे वो सिर्फ देह है। अगर आप मस्तिष्क के साथ काम करेंगी, पूरे ब्रेन पावर के साथ काम करेंगी, तो आप कुछ भी हासिल कर सकती हैं और एक वर्चस्व अपना बना सकती हैं। चाहे वो पुरुष क्षेत्र हो, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, वहाँ बता सकती हैं कि नहीं, मैं एक ब्रेन पावर हूँ, ना कि देह हूँ सिर्फ। बिल्कुल। यहाँ एक बात और हम करते हैं अलका जी, विद्या मैम ने जैसे कहा है खूबसूरती, है ना, तो हम उसे खूबसूरती के मानदंड के अंदर रख देते हैं और वो वाकई में वो उसी के इर्द गिर्द अपनी ज़िंदगी गुजारती है। तो एक बच्ची के लिए उसके मानदंड क्या होने चाहिए, अगर हम उनको शिक्षा दें तो कैसे दें? शिक्षा के लिए मैडम सबसे बड़ी बात तो ये कि उसको ये महसूस होना चाहिए कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं एक जीता जागता जीव हूँ जिसका एक अपना ब्रेन है और उस ब्रेन का इस्तेमाल करके, मस्तिष्क का इस्तेमाल करके मैं कुछ भी हासिल कर सकती हूँ। क्योंकि ये बात सही है कि चलिए हम मानते हैं कि खूबसूरती है, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें, अगर आप उसको विश्लेषण में जाएंगे तो एक पूरा मार्केट है। वो मार्केट सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, आजकल पुरुषों के लिए भी है। पुरुषों की भी क्रीम आती है, उनका भी उतना ही मैं उन्हीं शब्दों को मैडम के दोहराना चाहूँगी कि अर्धनग्न स्थिति में उनके विज्ञापन आते हैं। वो एक अलग मार्केट है, लेकिन उस मार्केट से अगर हम परे देखें तो शायद ये महसूस होगा कि नहीं, दोनों ही एक मस्तिष्क हैं और दोनों अपने मस्तिष्क का सही इस्तेमाल करके इस समाज को एक दिशा दे सकते हैं, अगर उनकी परवरिश सही हो तो। और वो परवरिश का पहला जो स्टेप होता है वो घर से शुरुआत होता है, घर से, घर के चारों तरफ के वातावरण से, और फिर कहीं ना कहीं हमारा स्कूल, जो प्रथम स्कूल है जहाँ हमारी ABC शुरू होती है या क ख ग शुरू होती है, वहाँ से शुरुआत होती है। विद्या मैम, आप क्या संदेश देंगी? नहीं, मुझे लगता है कि अब लड़कियों को कोई रोक नहीं सकता। 21वीं शताब्दी स्त्रियों की शताब्दी है, आकाश खुला है, उड़ने के लिए पंख उसको मिल गए हैं और वो ये सब बाधाएं हैं, ये जब चैलेंजेस होते हैं वो सब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं असल में। तो ये चुनौतियां आपके लिए नए अवसर खोल रही हैं। और शैलेंद्र की 2 पंक्तियां मैं लड़कियों को कहना चाहती हूँ, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो कहीं डरने की ज़रूरत नहीं, आगे बढ़ो और सबका साथ लेकर आगे बढ़ो। बिल्कुल, जो चुनौतियां होती है वो हमें बनाती है, लेकिन हिंसा कहीं ना कहीं जो है वो हमें पीछे धकेलने का काम करती है। लेकिन उसके बावजूद भी इन चुनौतियों के साथ हमें समानता को लेकर काम करना होगा, क्योंकि बिना समानता लाए हम इस देश के अच्छे नागरिक नहीं बनते। और जैसा कि विद्या जैन मैम ने भी कहा कि ये लड़ाई कतई तौर पर इस स्त्री वर्सेस पुरुष या पुरुष वर्सेस स्त्री की नहीं है। यहाँ फेमिनिज्म की बात जो है वो पुरुषों के खिलाफत की नहीं होती है। दरअसल फेमिनिज्म जो है वो इंसानियत का शब्द है कि आप में इंसानियत हो, आप में समानता का भाव हो, आप में संवेदनशीलता का भाव हो। और सबसे बड़ी इंसानियत
दायित्व यही है कि हम सभी को एक ही तरह से देखें, समान नज़रों से देखें, उनको समानता मिले और समान अवसर मिले। चाहे हम देश, शहर, स्टेट की बात करें तो समान अवसर भी महिलाओं को मिलने ज़रूरी हैं, तभी वे सशक्त बनी रहेंगी और आगे भी ये सशक्तिकरण की जो शुरुआत हुई है वो आगे तक जाएगी। इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए विद्या मैम और अलका मैम, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। इतनी अच्छी जानकारी हमें यहाँ पर मिली है कि महिलाएं जो हैं वो किस तरह से आगे बढ़ सकती हैं और उनके लिए चैलेंज जो है उससे वो कैसे निपट सकते हैं। तो इस कार्यक्रम में फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।